अमेरिका हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, नहीं हो सकता। उसका स्ट्रेटेजिक कारण है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से भारत को इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं ग्रीन मॉल। जी हाँ, ये ग्रीन मॉल के सर्वेसर्वा दिनेश रावत जी फिलहाल हमारे बीच मौजूद हैं। वे इसकी जानकारी देंगे। पहले तो सर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर ये पूछना चाहेंगे कि अचानक जो मतलब ये युद्ध विराम की घोषणा की गई, ये किस वजह से की गई है? क्या चाइना मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इस वजह से, या जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने रखे थे उस वजह से मतलब कोई घटना सामने चल कर आ रही है? मतलब क्या इंटेल मतलब पाई गई है, कुछ बताएं सर। इसकी अंदर की कहानी बहुत ही गंभीर है। ओके। जो कि भारत में क्या दुनिया में भी लोगों को नहीं मालूम है। और वो कहानी बड़ी सीक्रेट कहानी है, लेकिन मैं तो इतिहास में रिसर्च कर रहा हूँ। सही बात। 35 साल से मैं इसमें नीचे खोद खोद के 5000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले जा रहा हूँ। और 200 साल से हम लोग के इतिहास में बहुत गड़बड़ी चालू हुई है, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन मैं अभी आपसे ताज़ी कहानी की बात कर रहा हूँ। वो है 1947, जब ब्रिटेन को मजबूर होकर के भारत को आज़ादी देने का निर्णय लेना पड़ा। हम लोग ने पढ़ा है कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे और ये सब ग्राउंड पे जो है ब्रिटेन ने इंडिया को फ्रीडम दिया। सही बात है। एकदम झूठ है, कोरा झूठ है। फैक्ट क्या था कि 1945 में ब्रिटेन की हालत एकदम खस्ता हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जर्मनी ने एकदम खस्ता कर दिया था, उनकी इकोनॉमी एकदम चौपट हो गई थी। दूसरा था कि उनके जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे, वो सारे के सारे पूरे करप्ट हो गए थे, सब सीजन्ड थे और वो सरकारी खजाने में पैसा नहीं जाने देते थे, खुद पॉकेट में ले लेते थे। जैसे कि किसी का 100 रुपया टैक्स है तो भैया तुम 25 भर दो, 25 हमको दे दो, तुम्हारा 50 बच गया, 25 हमारे पॉकेट में आ गया। तो इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उन लोगों को रखना भी बड़ा मुश्किल था। वो लोग पुराने खिलाड़ी हो गए थे और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। एटली नए प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वो चर्चिल उसके पहले था, तो चर्चिल तो एकदम मजा हुआ आदमी था, लेकिन एटली तो नया आदमी था। और तीसरा जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण रहा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग ने एकदम साइफर कर दिया। अभी तो मोदी के आने के बाद थोड़ा उसका चर्चा आया है, नहीं तो कांग्रेस ने तो नेताजी सुभाष चंद्र का चैप्टर बंद करके रखा था। सही कहा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ब्रिटिशर्स एकदम डरे हुए थे। उनको मालूम था कि वो लोग इनको फेस नहीं कर सकेंगे और ये एग्रेसिव हैं, वो शांति के दूत नहीं है कि अहिंसा से हम लड़ाई करेंगे, डेमोक्रेसी से, सत्याग्रह से लड़ाई करेंगे। नेताजी सुभाष जो है वो एकदम आर्म्स लेकर के तैयार हो रहे थे। तो ब्रिटेन को ये डिसाइड करना पड़ा कि भारत को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। तो जब उसने ये डिसीज़न लिया तो फिर अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स होते हैं जो देश के डिफेंस की प्लानिंग करते हैं और उनकी प्लानिंग मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स की तरह से नहीं होती है।
जनरली एक प्राइम मिनिस्टर, एक एमपी, एक पार्लियामेंट अपने टर्म के हिसाब से प्लानिंग करती है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स को देखना पड़ता है कि ये पॉलिटिशियंस के हिसाब से देश का डिफेंस नहीं चलेगा। पॉलिटिशियन तो आके बोलेगा नहीं शांति शांति, हमको युद्ध नहीं करना है, हमको डिफेंस पे इतना खर्चा नहीं करना है, लोगों को हम फ्री चावल देंगे, फ्री दाल देंगे, फ्री घर देंगे, उसको तो वोट मिल जाएगा, लेकिन इधर देश डिफेंस में खोखला हो जाएगा। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं कि ये चाहिए देश के डिफेंस के लिए, और प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर उनको देना पड़ता है। वो अगर नहीं देते हैं तो यही हुआ था हमारी पिछली गवर्नमेंट में, आर्मी जो मांगती थी नहीं देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया भर का करप्शन होता था। एनीवे, मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया और कहा कि अगर भारत को अभी इंडिपेंडेंस मिलता है, जैसा अभी भारत है वैसे इंडिपेंडेंस मिल जाता है, तो 15 से 20-25 साल में ये अमेरिका, रशिया सबके ऊपर हो जाएगा, दुनिया का 1 नंबर देश हो जाएगा। सही बात है। कैसे? बोला कि इंडिया कोई साधारण देश नहीं है, इनका लैंड पावर वो अफ़गानिस्तान से लेकर के इधर बर्मा और कंबोडिया ये सब लेकर के इनका बहुत विशाल एरिया है। सही कहा। और ये एरिया जो है बहुत बढ़िया एरिया है, एकदम फर्टाइल है, गुड वेदर कंडीशन है, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहाँ पे हर किसी तरह का क्रॉप हो सकता है। तो ये तो जमीन यहाँ पे जो है बर्फ़ नहीं जमता है यूरोप और अमेरिका की तरह से, यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है मिडिल ईस्ट की तरफ से, और नील की तरह से जो है अफ्रीका की तरह से वो जंगल नहीं है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह से बर्फ़ नहीं है। तो बहुत अच्छा, दुनिया का बहुत अच्छे रीजन्स में एक है। यहाँ पे हर तरह का क्रॉप होता है। साथ में इनके पास सारा रिवर का नेटवर्क है, समुद्र का बहुत बड़ा बेल्ट अवेलेबल, इनके पास सी पावर है, रिवर पावर है, मराइन रिसोर्सेज हैं, पोर्ट्स बनाने के लिए दसियों जगह है, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाने के लिए। फिर इनके पास मिनरल रिसोर्सेज पूरा है, आयरन, एल्युमिनियम, कोल वगैरह। उस समय आयरन कोल तो मेन होते थे, तो ये सारा का सारा मिनरल रिसोर्सेज इनके पास भरा पड़ा है। फिर इनके पास ये तो चीज़ें, फिर इनके पास जो मैन पावर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन। तो मैन पावर इनके पास बहुत अच्छा मैन पावर है, मेहनत करने वाला मैन पावर है, ईमानदार मैन पावर है, और मैन पावर के संग इनके पास ब्रेन पावर है। और सिर्फ ब्रेन पावर नहीं, ब्रेन पावर का साइंस, जो कि स्पिरिचुअलिज्म है, मेडिटेशन है, रिलीजन है, वो भी इनके पास है। इनके पास अपने रिलीजन्स हैं, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म तो यहीं के हैं। क्रिश्चियनिटी भी यहाँ की भी है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनके अपने रिलीजन्स हैं। दुनिया में किस देश के पास अपना रिलीजन है? और किसी के कोई बोल भी देता है कि एक रिलीजन है, तो यहाँ पे 4 रिलीजन है इनके अपने। इनकी अपनी म्यूज़िक है, और एक नहीं, यहाँ पे म्यूज़िक के 25 चैनल्स हैं, अपनी संस्कृति है, और ये सब तो है। इसके अलावा इनके पास 5000 साल का इतिहास है, जिसको हम लोग छुपा करके रखे हैं। लेकिन वो कितने दिन छुपा के रखिएगा, ये लोग तो 15-20 साल में सब खोद के निकाल देंगे, दुनिया को बता देंगे कि आज जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। उनके पास क्या है? स्क्रिप्चर, एक बाइबल है। सेकंड दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन क्या है? इस्लाम। उनके पास क्या है? एक कुरान है और कुछ हदीस है उसके वो। और ये लोग के पास 4 वेद है, कितने उपनिषद हैं, कितने ये हैं। इनके पास तो पूरी लाइब्रेरी है, रामायण, महाभारत, गीता, इनके पास तो पूरी लाइब्रेरी है। और इनके पास आयुर्वेदा है, इनके पास अपनी भाषा है, अपनी संस्कृत है। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल हम लोग इनको उठने में लगेगा। तब वो लोग ने देखा
कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा वेस्ट, वेस्ट से कहने का मतलब यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन लोगों ने भी जो है भारत में मुसलमानों के बाद उन्होंने भी बहुत अत्याचार किया है। 500 साल से वो लोग आते रहे, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिशर्स, और वो यहाँ पे दुनिया भर का कन्वर्सन कराते रहे, लूटते रहे। ब्रिटिश वालों ने कितना लूटा है हम लोग को मालूम है, पोर्चुगीज़ लोगों ने कितना लूटा है, कितना ये एरिया इनके अंडर में था, पौंडीचेरी, गोवा, दमन, दीव, अंडमान, इस तरीके से। तो वो लोग को भी डर था कि अगर भारत के लोग जाग गए तो वो किसी दिन आके हमसे बदला मांगेंगे कि तुमने हमारे संग क्या किया था, तुमने हम लोग को काला पानी में क्या क्या किया था, क्या तुम लोग ने हम लोग पे जो जलियांवाला बाग किया था, वो सब का हिसाब मांगेंगे। तो इसको नहीं उठने देना है। तो फिर वो लोग की प्लॉटिंग हुई कि इस देश को 10 भाग में बांट दो, छोटा छोटा टुकड़ा कर दो। लेकिन ब्रिटिश थोड़ा हड़बड़ी में थे और उन लोग को 1948 में इंडिपेंडेंस देने का प्लान था, 1947 में देना पड़ा। उसके भी कई कारण हैं, हम अभी उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि मेन स्टोरी से भी डिविएट नहीं करना चाहते। तब उन्होंने जो है इसको 10 भाग में करने की चेष्टा की, लेकिन पटेल ने जो है, वल्लभ भाई पटेल ने, उसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उसने सब जहाँ जहाँ पे पार्टीशन होने वाला था, हैदराबाद का क्या उसको भूल गए, जो मुसलमान वो था, वो लोग से मिल के जो है इसने किसी तरीके से इसको रोका। लेकिन फिर भी ब्रिटिश वालों ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करके हिंदू मुसलमान को तो 2 पार्ट कर दिया और इस देश का जो है 2 टुकड़ा तो एकदम लगे हाथ कर दिया। और 2 टुकड़े में भी लगे हुए कई पार्ट थे। जैसे पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान के संग जो है वो बलूच और ये बांग्लादेश ये सब बना दिया। इंडिया के संग कश्मीर बना दिया कि तुम लोग आपस में लड़ते मरते रहो, आपस में एक दूसरे से, फिर दूसरे चौथे से लड़ते रहो। मैंने इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहे, कश्मीर पे इंडिया लड़ता रहे, बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ता रहे, तो ये रीजन पूरा डिस्टेबलाइज हो जाए और इंडिया कभी उठ नहीं पाया। तो ये पॉलिसी उनकी 1947 से चल रही है। हर तरीके से अमेरिका ने कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है स्ट्रेटेजिकली। वो हम देखते हैं कि जो सपोर्ट मिलता है, हाउडी मोडी होता है और नमस्ते ट्रंप होता है, और इसके संग ओसामा के संग बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। राजीव गांधी का कैनेडी का बहुत अच्छा रिलेशन, ये सब टेम्पररी फेस होते हैं। ये उस तरह के होते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। तो इस तरीके से चलता आ रहा है। तो अभी ये लोग ने क्या देखा कि ये जो चीज़ को हम लोग इतने साल से बचा करके रखे हुए थे, भारत को नहीं मजबूत होने दे रहे थे, लेकिन ये मोदी का बच्चा तो मानते ही नहीं है। और अब तो ये पाकिस्तान को जो चौपट कर देगा तो हम लोग का तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। अगर ये पाकिस्तान के टुकड़े कर देता, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था, तो यहाँ से POK हटा देता है, बलूचिस्तान हटा देता है, सिंध को करवा देता है, तो करवा देगा। इसके तो डिफेंस एक्सपर्ट्स बहुत कैपेबल हैं, क्योंकि यहाँ के हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से हम लोग टेररिस्ट को कनाडा में, इंग्लैंड में और पाकिस्तान में कैसे यहाँ के लोग मारने लग गए हैं। सही तो छोड़ेगा नहीं। तो उसलिए जो है अमेरिका को प्रेशर देना पड़ा। तो क्या प्रेशर दे सकता है? उसने प्रेशर ये दिया कि हम आपके संग ट्रेड बंद कर देंगे। अब अगर मैं भी मोदी की जगह होता तो क्या करता, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया का ट्रेड है अमेरिका के संग। वो तो पागल आदमी है, वो तो कल जो है साइन कर देगा ट्रम्प। वो तो एक बार सारा वो कर दिया, लेवी लगा दिया, फिर बैक कर दिया कि 90 डेज के लिए वो कर दिया है, डिफर कर दिया, तो कुछ भी कर देगा।
तो इस कंडीशन में जो है ये सीज फायर हुआ है। लेकिन इस सीज फायर का नुकसान तो ये हुआ है कि पाकिस्तान बच गया है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि कम से कम भारत के लोगों को पता लग गया है कि अमेरिका हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, नहीं हो सकता। उसका स्ट्रेटेजिक कारण है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहेंगे कि भारत जो है दुनिया का एक नंबर देश हो। वो नहीं चाहेंगे। आप खुद सोचिए ना, अगर आप अमेरिका की पोजीशन में हैं, आप क्या चाहेंगे? नहीं। आप क्या चाहेंगे कि चाइना इंडिया को ओवरटेक करके नंबर 1 बने? आपकी तो यही कोशिश रहेगी कि हम लोग चाइना के ऊपर जाएं। तो वही वो लोग का उद्देश्य है। चाइना पाकिस्तान के साथ मतलब जुड़ना चाह रहा था, तो एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि एक और वर्ल्ड वॉर मतलब एक पनपने वाला था, वर्ल्ड वॉर होने वाला था। तो इस वजह से क्या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया? एक और वजह भी हो सकती है कि किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, ये भी क्या वजह है मतलब युद्ध विराम मतलब होने का? बिल्कुल है, लेकिन चाइना इसका वजह नहीं है। चाइना से इंडिया को कोई डर नहीं है। फिलहाल इंडिया को चाइना से कोई डर नहीं है, क्योंकि चाइना का और अमेरिका का ट्रेड में ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी वो लोग एक हो जाते हैं, कभी वो चाइना पे दुनिया भर का बैन लगा देते हैं, कभी चाइना वाला उनके ऊपर लेवी लगा देता है। तो चाइना के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो चाइना जो है इंडिया के संग दुश्मनी करके चाइना को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। चाइना को क्या फ़ायदा होगा इंडिया के संग दुश्मनी करके? आप ये सोच करके देखिए। सही बात। पाकिस्तान को इंडिया के संग दुश्मनी करके ये फ़ायदा है कि एक वहाँ के लोगों को संतुष्ट कर सकता है, मुसलमान पॉपुलेशन है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि देश के मुसलमान भी जो है पाकिस्तान के विरोध में हैं। सही बात। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस बार में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो कि देश के लोग एक हो गए। मुसलमान लोग भी जो है ये नहीं बोल रहे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। कोई शशि थरूर जिस तरीके से बोल रहा है बहुत अच्छा है। अभी जिस तरीके से मोदी ने डिसाइड किया है कि डेलीगेशन एमपीज़ का डेलीगेशन दुनिया में लेके जाएंगे, शशि थरूर उसको लीड करेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। तो ये इस लड़ाई की वजह से ये सब चीज़ हुआ है, जो कि भारत के मजबूत होने के लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक भाषण में हाल ही में एक भाषण में कहा है कि मतलब शरीफ और अपने मोदी बहुत स्मार्ट नेता है। इसमें मुनीर जी का भी नाम आ रहा है, तो इससे तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच रहा है। मतलब बिल्कुल फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सरेआम फ़ायदा। अरे बाबा, ये वर्ल्ड बैंक का उन्होंने अभी अमेरिका को लोन दिया। 2.3 बिलियन का अभी लोन दिया है। इंडिया के प्रोटेस्ट करने के बावजूद पाकिस्तान का कोई क्रेडेंशियल नहीं है कि वो वर्ल्ड बैंक का वो लोन पा सके। और वो लोन कब दिया है? जब भारत उसका लड़ाई हो रहा है। तो इसका मतलब वो पैसा जो आएगा उससे पाकिस्तान क्या खरीदेगा? आर्म्स एम्यूनिशन खरीदेगा। टेररिस्ट के जो ठिकाने चौपट हो गए हैं उसको बनाएगा। उसके जो एयर बेसेस चौपट हो गए उसको बनाएगा। वहाँ के आदमी लोग को क्या चावल देगा? क्या आटा देगा? नहीं, एक पैसा नहीं। ये पैसा उनके जनरल के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा और ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन में खर्च होगा। तो अमेरिका ने सामने दिया। सामने तो गलत काम है। तो इसके बावजूद भी अगर भारत के लोगों की आंख नहीं खुले तो आंख खुल के सीधा 1947 में जाना चाहिए। और 1947 में जाने के बाद उनको 5000 साल आगे जाना चाहिए, जब हम दुनिया के एक नंबर देश थे। 4800 साल तक जो है हम दुनिया के एक नंबर राष्ट्र थे। भारत कोई साधारण देश नहीं है। तो ये तो मैंने आपको जो कहानी बताई ये तो सिर्फ अभी 77 साल की है, 1945 से। लेकिन आपको अगर सच्ची कहानी जानना है तो ये अत्याचार तो बहुत कम है। हमारे समझिए कि 200-250 साल से हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, अत्याचार तो हम लोग के ऊपर
2500 साल से हो रहा है। सही बात। और आपको पूरी कहानी जानने के लिए 5000 साल पीछे आना पड़ेगा। कब? जब हम लोग इतने एडवांस थे। कितने एडवांस थे वो इस कहानी का टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, आपकी भले ही जो है आंखें चौड़ी हो जाएं। आज का जो दुनिया का 3 सबसे उन्नत देश है, अमेरिका, चाइना, रशिया, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये जितने एडवांस्ड हैं उससे ज़्यादा 5000 साल पहले हम लोग एडवांस थे। तो आपको वहाँ से कहानी चालू करनी पड़ेगी कि हम लोग इतने एडवांस थे, तो कैसे हम लोग 1947 में हम लोग का 11% लिटरेसी रेट था, हम लोग का वर्ल्ड ट्रेड में 2% शेयर था, जबकि हम लोग का आज से 200, 250, 300 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड में 33% का शेयर होता था। तो ये सब बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े फ्रॉड हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं कि बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपाई गई हैं भारत के स्वाभिमान को दबाने के लिए। जीसस क्राइस्ट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, क्रिश्चियनिटी इज़ ए गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ये ताजमहल जो है हिंदू टेम्पल है। इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हम आपको क्या बताएं। आप gloriesofIndia.info मेरी वेबसाइट है, उसमें ये सब चीज़ों का कुछ ग्लिम्पसेस है। जाइए देखिए। ये थे दिनेश जी रावत, और ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।